आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, लॉज ऑफ परफेक्ट गैसेस, आदर्श गैसों का नियम। तो इसमें सबसे पहले हमारा टॉपिक है मैटर। मैटर क्या होता है? मैटर को पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है। अब गैस को हम लोग फर्दर 2 भागों में डिवाइड करते हैं, गैस और वेपर। गैस को हम लोग और डिवाइड करते हैं, रियल गैस और आइडियल गैस। आइडियल गैस वो होती हैं जो कि संभव नहीं है, पर हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि अगर कोई गैस आइडियल होगी तो इसके अंदर ये गुण पाए जाएंगे। ओके। और रियल गैस हमारी वास्तविक गैसेज होती है जो हम लोग आमतौर पर देखते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। फर्दर ओके, आगे बढ़ते हैं। वेपर क्या होता है? वेपर तो वह गैसीय अवस्था जिसे आसानी से द्रवित किया जा सकता है, वेपर कहलाता है। वेपर का मतलब होता है भाप। तो मतलब ऐसी गैस की अवस्था जिसको हम लोग आसानी से द्रवित कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए भाप है, हम लोग भाप को वापस पानी में बदल सकते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं वेपर। ओके। और गैस क्या होती है? वह गैसीय अवस्था जिसको हम लोग आसानी से द्रवित नहीं कर सकते, उसे हम लोग बोलते हैं गैस। ओके। और गैस, इसकी एक और डेफिनेशन है जिसको बोलते हैं, काफ़ी मतलब इंजीनियरिंग की डेफिनेशन मानी जाती है, वह गैसीय अवस्था जिसका तापमान उसके क्रांतिक तापमान के से ज़्यादा होता है, तो उससे हम लोग बोलते हैं गैस। ओके। कॉन्सेप्ट ऑफ एन आइडियल गैस। आइडियल गैस क्या होती है? अभी हमने बताया, आइडियल गैस वो गैस जो कि संभव नहीं होती है, पर ऐसा मानते हैं कि अगर कोई होगा तो ऐसा होगा। ओके। तो आइडियल गैस में कुछ गुण पाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि आइडियल गैस के जो अणुओं होते हैं, जो मतलब जो उसमें एटम्स होते हैं, उनके आपस के मध्य कोई भी आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल कार्य नहीं करता है। और दूसरा क्या इसका गुण है? आदर्श गैस का दूसरा गुण ये है कि आदर्श गैस को हम लोग द्रवित नहीं कर सकते। मतलब इसको हम लोग चाहे जितना भी कंप्रेस्ड करना चाहे, दबाना चाहे, संपीड़ित करना चाहे, इसको हम लोग द्रवित नहीं कर सकते। ये इसके 2 गुण हैं, पर ऐसा वास्तविक में संभव नहीं है। ओके। तो वही लिखा है, आदर्श गैस के अणुओं के मध्य में कोई भी आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल कार्य नहीं करता है, या आदर्श गैस को द्रवित नहीं किया जा सकता। ओके। अगला है गैस लॉ, गैस के नियम। गैसों के नियम में सबसे पहले हमारा लॉ है बॉयल्स लॉ। कौन सा लॉ है? बॉयल्स लॉ। बॉयल्स का लॉ क्या है? बॉयल्स लॉ है, स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, P प्रोपोर्शनल टू 1/V। ओके। P प्रोपोर्शनल टू 1/V। तो इसको हम करेंगे तो क्या आ जाएगा? PV प्रोपोर्शनल टू C, या हमारा क्या आ जाएगा? P1V1 बराबर P2V2। क्या आ जाएगा? P1V1 बराबर P2V2। ओके। ये हमारा निकल गया था फार्मूला। अगला है हमारा चार्ल्स लॉ। ठीक है। चार्ल्स लॉ में क्या होता है? स्थिर दाब पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है, V प्रोपोर्शनल टू T। ओके। ये हमारा होता है चार्ल्स लॉ। अगला होता है हमारा, ये इसको हम एक और तरह से लिख सकते हैं, V प्रोपोर्शनल टू T था, तो इसको हम अगर V प्रोपोर्शनल टू T था तो इसको लाएँ तो V1/T1 बराबर V2/T2। ओके। अगला है गैलिसियक लॉ। गैलिसियक लॉ क्या होता है? स्थिर आयतन पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का दाब परम ताप के समानुपाती होता है। क्या होता है? P प्रोपोर्शनल टू T। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो P1/T1 बराबर P2/T2। ओके। ये छोटी छोटी डेफिनेशन, इसको याद करते हुए चलिए। अगला नेक्स्ट, एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है? एवोगैड्रो लॉ कहता है स्थिर ताप और दाब, इसमें क्या कॉन्सेप्ट करना है? ताप और दाब दोनों। स्थिर ताप पर यदि 2 गैसों का समान आयतन लिया जाए तो उन समान गैसों के आयतन में जो परमाणुओं की संख्या है वो भी समान होंगी। ओके। यदि मान लें कि ये जो 2 गैस के कोई बीकर है, इनमें भी 1 लीटर पानी भरा है, इसमें भी 1 लीटर पानी भरा है, तो इसमें जो गैस के अणुओं की संख्या है वो भी इक्वल होगी। ओके। अब और इसका हमारा फार्मूला होता है क्या? V प्रोपोर्शनल टू N। तो हम क्या लिख सकते हैं? V1/N1 बराबर V2/N2। ओके। ये फार्मूला हो गया हमारा। अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं वाक्य में शुरुआत में होता क्या। सबसे पहले था बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में क्या होता है? बॉयल्स लॉ में देखो बॉयल्स है तो इसमें ताप, देखो 3 आप नियम याद रखेंगे, बॉयल, चार्ल्स, गैलुसेक। बॉयल, चार्ल्स, गैलुसेक। बॉयल में ताप, चार्ल्स में दाब और गैलुसेक में आयतन। ठीक है। तो बॉयल में क्या करना? स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके आयतन के समान व्युत्क्रमानुपाती होता है। और चार्ल्स में क्या करना? स्थिर दाब पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन
परम ताप के समानुपाती होता है। और अगला नेक्स्ट, गैल्वसैग में स्थिर आयतन पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। ठीक है, और अभी हमने लास्ट में क्या बताया था, लास्ट में बताया एवोगाड्रो लॉ। एवोगाड्रो लॉ क्या होता है, स्थिर, इसमें दोनों को कांस्टेंट करना है। स्थिर ताप और दाब पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन लिया जाए। यदि दो गैसों का आयतन निश्चित लिया जाए तो निश्चित आयतन में उनके अणुओं की संख्या है वो भी समान होगी। ओके, अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन। ठीक है, लाक्षणिक गैस समीकरण। इसमें हमारा होता है आदर्श गैस इक्वेशन बनाएंगे। तो होता क्या है, सबसे पहले लेंगे बाय बॉयल्स लॉ। बाय बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ क्या होता है हमारा, P प्रोपोर्शनल टू 1/V। ओके, अगला क्या होता है बाय चार्ल्स लॉ। बाय चार्ल्स लॉ क्या होता है, V प्रोपोर्शनल टू T। इक्वेशन और इक्वेशन 1 2 को दोनों को जोड़ने पर तो हमारा क्या आ जाएगा, क्या था हमारा इधर, V प्रोपोर्शनल टू 1/P था, और इधर था हमारा V प्रोपोर्शनल टू T। तो हमारा क्या आ जाएगा, V बराबर T/P। क्या आ जाएगा, V प्रोपोर्शनल टू T/P। तो हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं PV प्रोपोर्शनल टू T। या जब प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटाते हैं तो एक हमारा कांस्टेंट आता है। तो हमारा क्या जाएगा, PV बराबर RT। क्या होता है, PV बराबर RT, जहाँ R क्या है, R हमारा गैस कांस्टेंट है। सेम वही काम किया है। बाय बॉयल्स लॉ, बाय चार्ल्स लॉ, दोनों को जोड़ देंगे, आएगा हमारा क्या, PV बराबर RT। ठीक है, जहाँ P प्रेशर, V स्पेसिफिक वॉल्यूम, R स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट और T टेम्परेचर। ओके, अगला निष्कर्ष क्या निकलता है, किसी गैस के लिए R का मान स्थिर होता है, पर डिफरेंट गैस के लिए हमारा R का मान डिफरेंट होता है। R का हमारा मात्रक क्या होता है, यूनिट, R का मात्रक होता है जूल पर किलोग्राम केल्विन। ओके, R तथा RU में संबंध देखो, RU हमारा होता है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, वो सारी गैसों के लिए इक्वल होता है। ठीक है, अगर हमको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट पता है और उस गैस का वेट पता है, तो अगर हम उससे उसको डिवाइड कर देंगे तो हमें प्रत्येक गैस के लिए R का मान पता चल जाएगा। ओके, ठीक है, मान लीजिए देखो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हमारा होता है कितना, 8.314। कितना होता है, RU बराबर हमें होता है 8.314। ठीक है, और हमें R का मान निकालना है हाइड्रोजन के लिए। तो रखा है यहाँ पे 8.314 डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन का वैल्यू वेट होता है 1, तो 2 है, तो इसका कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पर देखिएगा तो 4 2 4 जा 8 4127 आएगा। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार हीलियम से उसको डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, 28 से डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा, ऑक्सीजन से डिवाइड करेंगे ये आएगा। सबका वैल्यू देखिए घटता हुआ जा रहा है। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, आर फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तुमको आर के क्रम में इनका असेंडिंग ऑर्डर लिखना है कि मतलब किसका आर का वैल्यू ज़्यादा होगा। हम जानते हैं कि जिस गैस का वेट कम होगा उसका आर का मान ज़्यादा होगा, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, आर बराबर RU/M था। तो जी देखिए प्रोपोर्शनल है, यदि M बढ़ेगा तो R घटेगा और R बढ़ेगा तो M घटेगा। ठीक है, तो जिसका M कम होगा उसका R ज़्यादा होगा। तो हम जानते हैं M किसका कम होगा, हाइड्रोजन का कम होगा सबसे कम, तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन का R ज़्यादा होगा। उसके बाद CO का होगा, उसके बाद एयर का, फिर CO2 का, और फिर लास्ट में SO2 का। ओके, और यदि टोटल उसमें N मोल हो तो हमारा क्या हो जाएगा, PV बराबर NRT। यदि गैस में N मोल हो तो PV बराबर MRT। ओके, ये हमारा हो गया। अभी कुछ क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। अ मास ऑफ गैस प्रेशर ऑफ 500 केल्विन। एक प्रेशर दिया है P1 दिया है, टेम्परेचर T1 दिया है और प्रेशर हमने चेंज कर दिया। अब P2 हमारा ये हो गया और हमसे T2 पूछ रहा है, तो हम जानते हैं इसमें कौन सा रूल लग जाएगा, P प्रोपोर्शनल टू T। इसमें हमारा रूल लगेगा गैल्यूसेक लॉ। कौन सा लॉ, गैल्यूसेक लॉ लगेगा। गैल्यूसेक लॉ लगेगा P1/T1 बराबर P2/T2। तो यहाँ पर P1 का वैल्यू पता है, P2 का पता है, T1 का पता है, T2 का नहीं पता, तो T2 का निकल जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, अ मास ऑफ गैस टेम्परेचर। इसमें हमें T1 दिया है और V1 दिया है, फिर हमें T2 दिया है और हमसे V2 पूछ रहा है। तो T प्रोपोर्शनल टू V ये हमारा होता है चार्ल्स लॉ में। तो हमारा क्या आ जाएगा, V1/T1 बराबर V2/T2। तो आपको हमको V1 पता है, T1 पता है, T2 पता है, V2 नहीं पता है, तो V2 हमारा निकल जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, में अ मास ऑफ गैस प्रेशर। हमें P1 पता है और
V1 पता है, फिर हमें P2 पता है और हमें V2 नहीं पता है, तो हम जान देंगे P1 V1 बराबर P2 V2 बाय बॉयल्स लॉ निकाल लेंगे। ओके, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है हमारा, अ मास ऑफ गैस प्रेशर, हमें P1 दिया है, V1 दिया है, T1 दिया है, और हमें P2 दिया है और V2 दिया, हमको T2 पूछ रहा है। तो इसमें हमारा रूल लग जाएगा P1 V1 अपॉन T1 बराबर P2 V2 अपॉन T2। आप इसमें वैल्यू रख के मान निकाल लीजिए। अगला हम पढ़ते हैं एनर्जी। एनर्जी क्या होती है? तो किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को एनर्जी कहते हैं, हम लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, ठीक है। और एनर्जी हमारी कई टाइप्स की होती हैं। सिस्टम को एनर्जी दी जाती है, उससे प्रॉपर्टी चेंज होती है। यदि किसी सिस्टम को हम एनर्जी देते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। तो इस एनर्जी को हम लोग फर्दर कई भागों में डिवाइड करते हैं। एनर्जी हमारी होती है स्टोर्ड एनर्जी, फ्लो एनर्जी। स्टोर्ड एनर्जी हमारी एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल में काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी, और इंटरनल में मॉलिक्यूलर, केमिकल और न्यूक्लियर, ठीक है। और मॉलिक्यूलर में भी होते हैं, हमारी होती है काइनेटिक और पोटेंशियल। ओके, और फ्लो एनर्जी कौन सी होती है? हीट एंड वर्क। हीट एंड वर्क, ये सब हमारी एनर्जी है। स्टोर एनर्जी पढ़ सकते हैं, ऐसी एनर्जी जो बाउंड्री के अंदर ही रहती है, बाहर आ जा नहीं सकती, उसको हम लोग बोलते हैं स्टोर एनर्जी। फ्लो एनर्जी, ऐसी एनर्जी जो सिस्टम के बाहर आ जा सकती है, उसको हम लोग बोलते हैं फ्लो एनर्जी। क्या बोलते हैं? फ्लो एनर्जी। सिस्टम कन्वेक्शन साइन क्या होता है? हीट एंड वर्क में, ठीक है। यदि हम किसी सिस्टम को उष्मा देते हैं, मतलब किसी सिस्टम को हम लोग हीट देते हैं, तो उसको हम लेते हैं पॉजिटिव। और यदि किसी सिस्टम को हम लोग हीट देते हैं तो हमारा होता है पॉजिटिव। यदि किसी सिस्टम से हम लोग हीट लेते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं निगेटिव। और सिस्टम द्वारा किया गया कार्य, मतलब सिस्टम स्वयं कार्य कर रहा है तो उसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे। और सिस्टम पर किया गया कार्य, मतलब हम उस पर काम करेंगे, तो उसको हम लोग लेंगे निगेटिव। ओके, अब इसकी आगे से नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके।